1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। देश में जितने चिन्हित परिवार हैं उन परिवार के सदस्यों को प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा। ये 81 करोड़ भारतीयों को इससे लाभ मिलता है। इसी तरह से अंत्योदय के परिवारों को 35 किलो प्रति माह खाद्यान्न मुफ्त में मिलता रहेगा। जहां एक और प्रति व्यक्ति 5 किलो है गरीब परिवारों के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, वहीं पर अंत्योदय के परिवारों के लिए प्रति परिवार 35 किलो प्रति माह। और ये लगभग इससे 81 करोड़ लाभार्थी होंगे। कुल मिलाकर अगले 5 वर्षों में 11,80,000 करोड़ रुपए का खर्च भारत सरकार करेगी। इससे वन नेशन वन राशन कार्ड और ये जो आपकी जो फेयर प्राइस शॉप्स है, इसका भी पूरे देश भर में हमारे जो श्रमजीवी हैं, हमारे सभी श्रमिकों को जो देश के अलग अलग कोनों में जाते हैं, उनको वन नेशन वन राशन कार्ड, इसका भी लाभ मिलेगा। और फेयर प्राइस शॉप पे कहीं पे भी अपना मुफ्त का राशन ले सकते हैं। दूसरा निर्णय जो किया गया है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि लखपति दीदी बनाने की बात नरेंद्र मोदी जी ने कही थी। उस दिशा में एक कार्यक्रम ये भी है जहां टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। और जब ड्रोन को बात आती है तो ड्रोन आज सर्विसेज सेक्टर में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की संख्या अगर देश भर में देखी जाए तो लगभग 10 करोड़ बहनें 89 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य हैं। तो ड्रोन सर्विसेज के द्वारा कृषि कार्यों को किया जाए, ये सुनिश्चित किया गया है। और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, इनका स्प्रे किया जाए खेतों में, और स्प्रेइंग एफिशिएंसी भी इससे बढ़े, उस दिशा में कदम उठाए गए हैं। इसमें कंजम्पशन भी, यानी कि खपत भी कम होगी, बचत होगी फर्टिलाइजर्स की भी, पेस्टिसाइड्स की भी। और हमारे जो बहनें हैं उनको ड्रोन के माध्यम से फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड स्प्रे करने में उनको आय के साधन भी बनेंगे। तो ये योजना क्या है, इसके थोड़ा विस्तृत जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि पहली बार आप इसको दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत गरीब परिवार की महिलाओं को, जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, इनको संगठित किया जाता है। फिर वर्तमान में जैसे मैंने कहा कि 10 करोड़ महिलाएं इन 89 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो सदस्य हैं, इनको सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है और इसमें सम्मिलित किया जाता है। फिर ऐसे ही जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन देश भर में है, उनको क्लस्टर लेवल फेडरेशन में समाहित किया जाता है। तो देश भर में लगभग 89,000 विलेज ऑर्गेनाइजेशन हैं और 31,000 के लगभग क्लस्टर लेवल फेडरेशंस हैं। इनमें से 15,000 15,000 स्वयं सहायता समूह का चयन किया जाएगा, जो ड्रोन जिनको उपलब्ध करवाए जाएंगे। मार्च 2024 तक 500 ड्रोन जो हैं वो, ये जो अग्रणी उर्वरक कंपनी हमारी है, वो अपने संसाधनों से उनको उपलब्ध कराएगी। और अगले 2 वर्षों में 14,500 ड्रोन केंद्रीय सहायता से उपलब्ध करवाए जाएंगे। कृषि के लिए जो ड्रोन की एक्सेसरीज हैं, उनमें लागत ड्रोन प्लस जो इसके बाकी कंपोनेंट्स हैं, उसको कुल मिलाकर लगभग 10 लाख रुपए का खर्च आता है। इसका 80% तक अधिकतम, यानी कि 8 लाख रुपए तक भारत सरकार केंद्रीय सहायता के रूप में देगी। और जो बाकी 2 लाख रुपया, जो 20% बचता है, उसको एग्रीकल्चर इंफ्रा फाइनेंसिंग फैसिलिटी, इससे लाभ उठाया जा सकता है, जिसमें 3% की इंट्रेंस सबवेंशन भी है।
ड्रोन के उपयोग के लिए 10 से 15 गांव का एक क्लस्टर बनाया जाएगा, जिसमें लगभग 1000 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य उपलब्ध होगी। कमर्शियल क्रॉप्स की खेती वाले क्षेत्र को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी और क्लस्टर के गांवों में गठित जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो एक स्वयं सहायता समूह का चयन ड्रोन ऑपरेशन के लिए किया जाएगा। अब ये जो महिलाएं जो चुनी जाएंगी सेल्फ हेल्प ग्रुप में से, इनमें से किसी एक महिला को जो 10वीं कक्षा कम से कम पास हो, एक मेंबर को ड्रोन सखी के रूप में रखा जाएगा। 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। 5 दिन इनको ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो 10 दिन ट्रेनिंग खेतों में जो न्यूट्रिएंट्स और पेस्टिसाइड्स के उपयोग के संबंध में ट्रेनिंग दी जाएगी। कुल मिलाकर इनकी 15 दिन की ट्रेनिंग होगी। इन स्वयं सहायता समूह को क्लस्टर की लगभग, जो मैंने 1000 हेक्टेयर कहा, तो लगभग 2500 एकड़ वो भूमि बनती है। मैं ड्रोन सर्विसेज उपलब्ध कराने पर सालाना लगभग 9,60,000 रुपये की आमदन होगी। अब महिला ड्रोन पायलट को प्रतिमाह 15,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। ड्रोन पायलट के सपोर्ट के लिए एक को पायलट या असिस्टेंट के रूप में कार्य करेगा, जिसे प्रतिमाह लगभग 10,000 रुपया उपलब्ध कराया जाएगा, मानदेय दिया जाएगा। स्वयं सहायता समूह के अन्य सदस्य या समूह के परिवार के सदस्यों को ड्रोन के मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, जिन्हें लगभग 5,000 रुपये प्रतिमाह का ये पैसे मिलेंगे उनको। और सभी खर्चों के बाद स्वयं सहायता समूह का एक अपना आय लगभग 1,00,000 सवा लाख रुपए के लगभग बनेगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए हमारी जो फर्टिलाइजर क्षेत्र की PSU है उसको सेंट्रल नोडल एजेंसी के रूप में नॉमिनेट किया जाएगा। सेंट्रल नोडल एजेंसी ड्रोन सप्लायर को एम्पैनल करेगी और एम्पैनल ड्रोन सप्लायर से ये जो हमारी फर्टिलाइजर कंपनी है ड्रोन खरीदकर क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप को उपलब्ध करवाएगी। ड्रोन के अवेयरनेस और डिमॉन्स्ट्रेशन का कार्य एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी एवं कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए कोई दिक्कत ना आए, कोई मुश्किल ना आए, तो इसके लिए जो हमारे सचिवों की एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी। इस योजना पर मार्च 2026 तक 1,261 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली हमारी बहनों को, जहां एक और उनका चयन सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम उनके सदस्य के रूप में किया जाएगा, इनकी आय भी होगी। ड्रोन पायलट, को पायलट या असिस्टेंट के रूप में काम करेंगी और इनको जो रिपेयर मेंटेनेंस इसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी और फर्टिलाइजर स्प्रे, पेस्टिसाइड स्प्रे करके इनकी आय के साधन भी इससे बनेंगे। तीसरा विषय जो है वो 16वें वित्त आयोग का है, 16th फाइनेंस कमीशन का है। मंत्रिमंडल ने आज 16वें वित्त आयोग को टर्म्स ऑफ रेफरेंस, आज मीन्स की कल रात देर रात 11 साढ़े 11 बजे मीटिंग खत्म हुई, तो 16वें वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर अपना अनुमोदन दिया है। संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुसार हर 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है और 15वें वित्त आयोग का गठन जो अभी चल रहा है उसका गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था, जिसको 2021 से लेकर 2025 तक यानी कि 5 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। लेकिन कोविड के समय थोड़ी दिक्कत आई तो उसके करके उसकी अवधि को 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया था। तो इसका कार्यकाल 2026-31 मार्च तक है। सामान्य वित्त आयोग अपनी रिकमेंडेशन देने के लिए लगभग 2 वर्ष का समय लेता है, इसलिए अब इसका गठन करना बहुत आवश्यक हो गया है ताकि वह आयोग सही समय पर अपनी रिकमेंडेशंस दे। इसको राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से उनकी पूरी फीडबैक लेके सलाह करके टर्म्स ऑफ रेफरेंस का एक ड्राफ्ट भी हम लोग तैयार करते हैं। ये फाइनेंस सेक्रेटरी और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक वर्किंग ग्रुप तैयार किया गया था। इस वर्किंग ग्रुप की अनुशंसा के आधार पर 16वें वित्त आयोग के निम्नलिखित टर्म्स ऑफ रेफरेंस
निर्धारित किए गए हैं। एक तो पहला है कि संविधान के तहत केंद्र और राज्यों के बीच करों से प्राप्त होने वाले राशि का विभाजन एक ये करना है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को दी जाने वाली ग्रांट्स के प्रिंसिपल का निर्धारण तथा राज्यों को दी जाने वाली निधियों का निर्धारण। तीसरा, राज्यों के कंसोलिडेटेड फंड में वृद्धि के उपाय जिनसे पंचायत और नगर पालिकाओं के आय के साधन बढ़े, संसाधनों में बढ़ोतरी हो। चौथा, इसके अतिरिक्त जो डिजास्टर मैनेजमेंट के कार्यों की फाइनेंसिंग की वर्तमान व्यवस्था पर विचार करते हुए संबंध में भी अपनी रिकमेंडेशन दे। 16वां वित्त आयोग का टर्म कितना होगा? 16वां वित्त आयोग अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिन पर केंद्र द्वारा उस समय निर्णय लिया जाएगा और ये फिर 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2031 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा। चौथा विषय जो है वो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स है। आपने देखा होगा देश में जो रेप या पॉक्सो के केसेस जो हमारे प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट फॉर फर्दर ऑफ 3 years, इसको 3 साल के लिए हमने इसका बढ़ोतरी की है। सो मंत्रिमंडल ने आज रेप और पॉस्को एक्ट से संबंधित केसों की त्वरित सुनवाई के लिए चलाई जा रही फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की योजना को 2023-24 से 2025-26 तक यानी 3 वर्ष तक जारी रखने की स्वीकृति दी है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 द्वारा रेप के मामलों, विशेष रूप से कम आयु की महिलाओं से संबंधित अपराधों में सख्त दंड तथा टाइम बाउंड ट्रायल का प्रावधान किया गया था। इसी क्रम में त्वरित रूप से ट्रायल पूरा कर अपराधियों को दंड दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की योजना अनुमोदित की गई थी। ये योजना प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए शुरू की गई थी। तत्पश्चात कैबिनेट ने इस योजना को 2 और वित्तीय वर्ष 2021-22 और 22-23 तक जारी रखने की स्वीकृति दी थी। वर्तमान में 28 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 773 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स कार्यरत हैं, जिनमें से 415 एक्सक्लूसिवली पॉक्सो मामलों के लिए है। इस योजना का मूल्यांकन निर्भया फंड की एम्पावर्ड कमेटी द्वारा कराया गया है और थर्ड पार्टी मूल्यांकन भी इसका किया गया है। इसमें कुल खर्च अगले 3 वर्ष बढ़ाने के लिए 1952.23 करोड़ रुपया आएगा। 5वां जो निर्णय है वो पीएम जनमन से है जुड़ा हुआ है, यानी कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। अब जब मैं आदिवासी न्याय की बात करता हूं तो कई बार, क्योंकि चौथी बार का सांसद हूं, पिछली सरकारों को भी देखा, अब भी देखा, फर्क ये दिखता है कि हमारी सरकार में बॉर्डर विलेज को फर्स्ट विलेज या वाइब्रेंट विलेज के रूप में देखा जाता है। डिसेबल्ड को, या जिसको विकलांग कहते थे आप लोग, उसको दिव्यांग या स्पेशली एबल्ड के रूप में देखा जाता है। जो कभी पिछड़े गांव थे या पिछड़े जिले थे, आज उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का नाम देके उनका जीर्णोद्धार या उनको एक समान अधिकार देने का काम किया जाता है। ये सोच का ही फर्क है जो मोदी सरकार में आज पीएम जनमन जैसी योजनाओं को लेकर भी आए। तभी तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 साल तक मुफ्त में अनाज देने का काम और लगभग 81 करोड़ लोगों को लाभ वहां तक देने का काम, और अब इसमें देखा जाए तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन, इसको स्वीकृति दी है। ये योजना क्या है, थोड़ा विस्तार में आपको जरूर बताना चाहूँगा। लगभग 75 ट्राइबल समुदाय हैं जो देश के विभिन्न रिमोट या दुर्गम क्षेत्रों में स्कैटर्ड हैबिटेशन में निवास कर रहे हैं और
इनको पीवीटीजीज के रूप में पहचान दी गई है। इन वल्नरेबल कम्युनिटीज के समग्र विकास के लिए पीएम जनमन अभियान की स्वीकृति दी गई। इस अभियान का क्रियान्वयन 18 राज्यों एवं एक यूटी के 220 जिलों में लगभग 22,544 ग्रामों में व हैबिटेशन में किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत लगभग 28,16,000 ट्राइबल्स लाभान्वित होंगे। ये अभियान होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच पर आधारित है और इस अभियान के मुख्य कंपोनेंट्स इस प्रकार हैं। ऐसे पीवीटीजी बेनिफिशियरीज जो वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित स्कीमों के लाभ से वंचित रह गए हैं, उसे इन अभियान के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। इनके सामाजिक व आर्थिक उन्नयन के लिए सैचुरेशन अप्रोच के आधार पर उन्हें बेसिक फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसके अंतर्गत 11 मुख्य इंटरवेंशंस को प्राथमिकता दी जाएगी। अब ये 11 मुख्य इंटरवेंशंस क्या है? अब हर किसी के लिए पक्का मकान एक आवश्यकता है, तो इसमें पक्का मकान दिया जाएगा। सड़क कनेक्टिविटी होने से बहुत सारी सुविधाएं मिलती, तो रोड कनेक्टिविटी दी जाएगी। दूसरा, तीसरा, नल से जल देश भर में मिल रहा है, तो यहाँ पे भी पाइप्ड वाटर पहुंचाने का काम किया जाएगा, क्योंकि 80% बीमारियां तो खराब या गंदे पानी के कारण होती हैं। पाइप्ड वाटर सप्लाई दी जाएगी। चौथा, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, अगर अस्पताल नहीं भी है तो कम से कम मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का वहाँ पे लाभ होगा। हॉस्टल्स का निर्माण वहाँ पर किया जाएगा और आंगनवाड़ी सेंटर्स का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा मल्टीपर्पज स्किल सेंटर्स का निर्माण, ताकि समय की आवश्यकता के अनुसार उनको स्किल्स भी दी जा सके। बिजली कनेक्शन यहाँ पे नहीं पहुँच पाए तो वहाँ पर देना है, और सोलर स्ट्रीट लाइटिंग ये भी वहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएगी। वन धन विकास केंद्र का संचालन वहाँ पे किया जाएगा और मोबाइल टावर्स को भी वहाँ पे स्थापित किया जाएगा, उनका निर्माण भी वहाँ पर होगा। अब इसके अलावा जो सभी पीवीटीजीज हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज उपलब्ध हो सके, इसके लिए विभिन्न स्कीमों को, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो या जल जीवन मिशन हो या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, नेशनल हेल्थ मिशन हो, आईसीडीएस आदि के गाइडलाइंस में अगर अभियान के बेनिफिशरीज के लिए आवश्यक परिवर्तन भी करना पड़ेगा, तो इन 28,16,000 जनजातीय भाई और बहनों के लिए इन योजनाओं को उनके घर द्वार तक पहुंचाकर उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए वो भी बदलाव किया जाएगा। तो सभी संबंधित मंत्रालयों द्वारा प्रतिवर्ष अपनी स्कीमों के बजट का एक अंश ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट प्लान एक्शन फॉर एसटी ग्रांट के रूप में ईयरमार्क किया जाता है। सो पीएम जनमन के अंतर्गत आवश्यक कार्यों की जो फंडिंग ग्रांट्स हैं, इसके लिए भी डेडिकेटेड फंड्स ईयरमार्क किया जाएगा। पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म तथा मिशन अंत्योदय डाटा का उपयोग करते हुए इन ग्रामों में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्तमान स्थिति का आंकलन किया जाएगा और जो गैप हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको भी पूरा किया जाएगा। ये एक आउटकम ओरिएंटेड अभियान है और डेफिनेट आउटकम्स के आधार पर इसकी मॉनिटरिंग कराई जाएगी, जिनमें कुछ मुख्य आउटकम्स सुनिश्चित किए जाएंगे। एक, सैचुरेशन बेसिस पे, जैसे मैंने कहा, पक्के मकान उनको मिले, ऑल वेदर रोड हो, स्वच्छ पानी की उपलब्ध हो, बिजली और टेलीकॉम की सुविधाएं हो, मल्टीपर्पज स्किल केंद्र हो, आंगनवाड़ी केंद्र, ये सब उसमें उपलब्ध कराए जाएंगे। तो जो 11 जो मैंने आपको कहे, इन सेक्टर्स में इनके लिए काम किया जाएगा। इसमें कुल मिलाकर जो खर्चा आएगा वो लगभग पीएम जनमन योजना पर 24,100 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और इसमें केंद्र सरकार का जो हिस्सा है वो 15,336 करोड़ है और राज्यों का हिस्सा जो है 8,768 करोड़ रुपया उसके शेयर के रूप में आएगा। एश्योर्ड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का भी इसके माध्यम से प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि जब वहाँ पे विकास होगा, स्किल भी होगी, बिजली पानी सब उपलब्ध होगा, तो उससे बहुत सारे नए अवसर भी खड़े होंगे।
आज के लिए मुझे इतना ही कहना था. We'll open the floor for discussion. We can begin here with 100. So, I am Shahid